हेलो एवरीवन। तो पॉलिटी एंड आईआर का आई एम सॉरी पॉलिटी गवर्नेंस सोशल इश्यूज का पीटी आउट हो चुका है। एंड मैं आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रहा हूँ कि भाई इसमें आपको फोमो नहीं लाना है। पॉलिटी मोस्टली स्टैटिक ओरिएंटेड है। सिर्फ पॉलिटी पढ़ना है। सोशल इश्यूज यू कैन टोटली इग्नोर। गवर्नेंस ये सारी चीजें मेंस के लिए रिलेवेंट है। आई डोंट नो व्हाई मतलब विजन वाले इस चीज को निकालते हैं। अब मैं आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मैं इसमें आपको लक्ष्मीकांत की समरी के साथ, दिस इज द लक्ष्मीकांत समरी, इसके साथ में स्टैटिक वे में, ठीक है, इन द स्टैटिक वे मैं आपको सारी चीजें लिंक कर करके प्रॉपर वे में बताऊंगा, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ लिंक करके बताऊंगा, ठीक है। सो नो नीड टू वरी। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूं। इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारा मिशन प्रीलिम्स का बैच इज सक्सेसफुली रनिंग। कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट पीवाईक्यूज, कंप्लीट लेक्चर्स, करंट स्टैटिक, सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जस्ट एट जस्ट एट 2799, ठीक है। 2799 है। इसमें आपको ये सारे बेनिफिट, सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। व्हाट्सएप सेपरेट ग्रुप रहेगा अंडर माय गाइडेंस। एंड दिस इज अवर फ्लैगशिप कोर्स जहाँ पे मैं 1979 से लेके 2025 के सारे पीवाईक्यूज को करवा रहा हूँ, ठीक है। थीमेटिक वे में विद 20 प्लस लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक। आपका इस कोर्स के बाद बहुत अफोर्डेबल रेट पे रखा है। दिस इज गारंटीड कि 20 से 25 मार्क्स का बूस्ट आना ही आना है, ठीक है। लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि इसका फीडबैक जैसे यू कैन सी यहाँ पे जो क्रैक द ट्रैप वाले में, मतलब जो पीवाईक्यू इसमें है, ऑलरेडी इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट है। ओके, थैंक यू सो मच, आई एम योर पीवाईक्यू स्टूडेंट। क्रैक द ट्रैप आप खुद ही देख सकते हैं, यू कैन यू सेल्फ सी द लेक्चर्स। ओके, दे आर सेइंग सोचा नहीं था इस वे में। ऑलराइट, अगेन यू कैन सी इतना पॉजिटिव इनिशिएटिव, दीज ऑल आर द फीडबैक। सो देखो, मैं ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ट्रस्ट नहीं रहता। ये इनिशिएटिव भी मैं लाया हूँ बिकॉज आई एम एमिंग कि इसमें ऑलरेडी 500 प्लस एनरोलमेंट हो चुके हैं। आई एम एमिंग कि एटलीस्ट 200 प्लस में सिलेक्शन दूं इस बार प्री में फ्रॉम द सिविल सोल्जर। दैट्स व्हाई आई एम वर्किंग वेरी हार्ड ऑन इट। तो इसका क्रैक द ट्रैप एज वेल एज ये जो प्रीलिम्स मेंटरशिप है, दोनों को कोर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर सेशन। अब हम आप करते हैं शुरुआत, ठीक है। 50 साल हो गए नेशनल इमरजेंसी के, तो नेशनल इमरजेंसी में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये देखो, लक्ष्मीकांत की समरी से मैं आपको बताऊंगा इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। आइए देखते हैं। इमरजेंसी के 50 साल हो गए तो भाई सवाल आने के हाई चांसेस हैं इमरजेंसी से। आपसे क्या बोल रहा है कि ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 पे लगता है। ओके, अब ये कौन कौन से कंडीशंस पे लगता है, व्हाट ऑल आर द कंडीशंस, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होने की, याद रखना। WEAR, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रेबेलियन। पहले आर्म रेबेलियन वर्ड की जगह इंटरनल डिस्टरबेंस था। इस इंटरनल डिस्टरबेंस नाम के वर्ड को इनमें चेंज कर दिया गया तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या बोला है कि प्रेसिडेंट किसी एक पर्टिकुलर एरिया में भी लगा सकता है ना। पहले क्या होता था, इमरजेंसी कैसे लगती आती थी कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने बोला इमरजेंसी लग गई। अब प्रेसिडेंट लगा सकता है ओनली आफ्टर रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम कैबिनेट। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के वर्बल बोलने से इमरजेंसी नहीं लगती है, याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स जहां से आपके सवाल फंसेंगे। पहले नेशनल इमरजेंसी में जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था, बट 44th कॉन्स्टिट्यूशन 1978 के बाद इट केम अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना, मिनर्वा मिल्स केस के बाद से, है ना। अब देखो, नेशनल इमरजेंसी अगर लगती है आर्टिकल 352, इसको अपन प्रेसिडेंट रूल सबसे कंपेयर करेंगे। अगर प्रेसिडेंट ने लगाया नेशनल इमरजेंसी, बोथ लोकसभा और राज्यसभा से इसको 1 महीने के अंदर पास होना पड़ेगा, है ना। अच्छा, ये जो लक्ष्मीकांत की जो पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आई शेयर दिस इनटू माय टेलीग्राम चैनल। ओके, इट अप्रूव्स कंटिन्यूस फॉर 6 मंथ्स, ठीक है। एक बार इमरजेंसी लगी तो 6 साल तक चलेगी और 6 साल के अंदर रिव्यू करना पड़ेगा। ओके, और दोनों हाउसेस को अप्रूव करना पड़ेगा। इसका मतलब एक तरीके से कंटिन्यूएशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब अगर इसको हटाना है, नेशनल इमरजेंसी को हटाना है, तो प्रेसिडेंट को सिर्फ लोकसभा से बोलना पड़ेगा, और लोकसभा, ठीक है, लोकसभा सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से इसको रिवोक कर सकता था। पहले प्रेसिडेंट सिर्फ डायरेक्टली खुद से कर सकता था। ओके, अब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद से सिंपल मेजोरिटी से लोकसभा पास होगा। याद रखना, यहाँ पे राज्यसभा का रोल नहीं है। क्या इम्पैक्ट हो जाता है,
सेंटर दिख रहा, स्टेट लेजिस्लेटर सस्पेंड नहीं होता, बट ये प्रॉपर वे में सेंटर के कंट्रोल में हो जाता है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉज बना सकता है। ओके, प्रेसिडेंट किसी भी ऑफिसर की, ठीक है, इन सब और गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी, इन सब के पैसों को कम कर सकता है, सैलरी वगैरह। ओके, लोकसभा को अगर नेशनल इमरजेंसी चल रही है 1 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे इमरजेंसी खत्म हो गई तो 6 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। लेट्स से इमरजेंसी खत्म हो गई तो ज्यादा से ज्यादा लोकसभा 6 महीने चल पाएगा, उसके बाद इलेक्शन कराने पड़ेंगे, है ना। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, अगर 358 लग रहा है, ओके, इमरजेंसी दो टाइप की होती है, 358 होगा, 359, है ना। अगर 358 लग रहा है, सुनना मेरी बात से, 358 अगर लग रहा है तो 358 किस केस में लगता है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। 359 लगेगा वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रेबेलियन, सारे केसेस में लग जाएगा। अगर 358 वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में लगा तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली राइट टू फ्रीडम आपका ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। और अगर 359 लगा तो कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता, बट प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर से कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, राइट टू लाइफ, इन सबको छोड़ के कुछ भी को भी सस्पेंड कर सकता है, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पे समझ में आया। अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, विल कंपेयर इट विद प्रेसिडेंट्स रूल। इसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं 356 में, है ना। अब ये किस केस में होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कोई काम कर रहा है जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्टिव्स फेल हो चुके हैं, इसके देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर। दो ग्राउंड्स रहते हैं, प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इफ सेटिस्फाइड एक्शन विद और विदाउट, अगर गवर्नर रिपोर्ट दे या ना दे, प्रेसिडेंट को लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी स्टेट पे फेल हो चुकी है तो वो उठा के इमरजेंसी लगा देंगे। या फिर 365 में कब लगता है, स्टेट फेल टू कंप्लाई द डायरेक्शन ऑफ सेंटर, ऐसा कुछ काम कर रही है जो कि एंटी सेंटर या फिर एंटी नेशनल हो, तो भी उस केस में आपका स्टेट इमरजेंसी, ओके, इट अप्लाइज, स्टेट इमरजेंसी लग जाता है, याद रखना इस चीज को। ओके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर यहाँ तक, क्या यहाँ तक मुद्दा क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, लेट्स सी। एक सेकंड रुकना है, जस्ट फिक्सिंग द माइक, माइक में इशू है कुछ। आई होप अभी क्लियर है, ठीक है, अभी आवाज क्लियर है। ऑलराइट, हेलो 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 हेलो, हाँ जी। तो अब स्टेट इमरजेंसी की अप्रूवल कैसी होती है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है और पूरा प्रेसिडेंट रूल्स मतलब एक तरीके से स्टेट में चलता है। हाउ इट इज बीइंग अप्रूव्ड, दोनों हाउस को अगर प्रेसिडेंट रूल लगता है दोनों हाउस को अप्रूव करना पड़ेगा, है ना। इफ अप्रूव्ड 6 महीने तक चलता है, जैसे नेशनल इमरजेंसी भी 6 महीने तक चलती है, ये भी चलता है, और मैक्स नेशनल इमरजेंसी इनफाइनाइट कितने भी ड्यूरेशन तक चल सकता है, स्टेट इमरजेंसी एट मैक्स 3 साल तक एक्सटेंड होता है, ओके, विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। ऑलराइट, इसका कंटिन्यूशन सिंपल मेजोरिटी से होता है, आपका नेशनल इमरजेंसी का कंटिन्यूशन स्पेशल मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से है ना। अब 3 साल, ठीक है, अब किस किस कंडीशन में कंटिन्यू हो सकता है ना। 3 साल तक कंटिन्यू, 1 साल के बियॉन्ड कब तक कंटिन्यू हो सकता है, अगर पूरे देश में नेशनल, या 1 साल तक नेशनल स्टेट इमरजेंसी लग जाएगी प्रेसिडेंट रूल। और ये कंटिन्यू किस केस में 1 साल के बियॉन्ड हो सकता है, अगर पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगी या फिर इलेक्शन कमीशन बता दे कि भाई हमें चुनाव कराने के पैसे नहीं है, ठीक है। दो कंडीशन याद रखना, इन सबसे पीवाईक्यूज है। किसी भी टाइम प्रेसिडेंट इसको रिवोक कर सकता है, इसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं, जैसे नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा से अप्रूवल लेना पड़ता है। अब स्टेट असेंबली में क्या, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस हो जाते हैं, है ना, बट स्टेट लेजिस्लेचर पूरी तरीके से सस्पेंड नहीं होती, सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसमिस हो जाते हैं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन करता है विद द हेल्प ऑफ चीफ सेक्रेटरी, 18 में पूछा जा चुका है, ओके। सस्पेंड या डिसॉल्व हो जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिमूव हो जाता है, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हो गया कि सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, ओके। देख लें, ऑटोमेटिकली स्टेट लेजिस्लेटिव ऑटो स्टेट लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली डिसॉल्व नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ स्टेट कैबिनेट जैसे कि जो मंत्री परिषद रहता है वो रिमूव होता है, ऑलराइट।
अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक इंडिया में लगी नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है तो वो लगा सकता है। 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव करना पड़ता है 2 महीने। अब देखना, आपका प्रेसिडेंट रूल ऑन नेशनल इमरजेंसी 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ता है, इसको फाइनल इमरजेंसी को 2 महीने के अंदर अप्रूवल देना पड़ता है। ठीक है? आगे चलते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अप्रूवल कैन बी पास, सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है। प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी सिंपल मेजोरिटी से पास हो सकता है, बट नेशनल इमरजेंसी पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। और ये अनंत काल तक चल सकता है, कोई मैक्सिमम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है इसमें। ओके। और पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं है इसको 1 साल के बियॉन्ड कंटिन्यू करने के लिए, मतलब सबसे इजी है। किसी भी टाइम प्रेसिडेंट इसको हटा सकता है, पार्लियामेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके। इसमें सैलरी कम करना, बजट का, ये सारी चीजें होती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये आपका पूरा जो ये 3 लाइन में दिया गया है, इस सारी चीजों को मैंने डिटेल में समझाया आपको। ठीक है। ओके। लिसन टू स्टेट बिल। अच्छा, न्यूज में क्यों था? सिंपल सी बात है, देखो ये चीज बोला कि भाई प्रेसिडेंट ने बोला है कि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं हो सकता है कि कितने दिन में प्रेसिडेंट को, अगर गवर्नर ने कोई स्टेट बिल भेजा है तो उसको असेंट करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्टैटिक से सवाल आएगा। अगर किसी स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल पास किया, गवर्नर 4 चीज कर सकता है। एक्सेंट दे दे तो लॉ बन जाएगा, होल्ड कर दे तो रिजेक्ट हो जाता है। ओके। रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन, अगर स्टेट लेजिस्लेचर को वापस भेजे, है ना, तो एक केस है स्टेट लेजिस्लेचर विदाउट चेंजेस, अगर वापस से गवर्नर को भेजे तो गवर्नर को ऑब्लिगेटरी हो जाता है अपना असेंट देना, उसको वापस नहीं कर सकता। गवर्नर किसी भी केस में मनी बिल को, गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल, याद रखना इस चीज को। उसके क्यों? क्योंकि मनी बिल गवर्नर के प्रायर परमिशन से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। अब अगर कोई बिल ये प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व कर रहा है तो गवर्नर साहब अब हट जाते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास अगर रिजर्व हो गया बिल, तो क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें, समझना। प्रेसिडेंट यस बोल दे, लॉ बन जाएगा, विथहोल्ड कर दे, हट जाएगा। अगर प्रेसिडेंट ने इस बिल को वापस भेजा स्टेट लेजिस्लेचर, अब देखो गवर्नर हट गए, उनका रूल खत्म हो गया, और स्टेट लेजिस्लेचर वापस से इस बिल को प्रेसिडेंट को भेजता है रिकंसिडरेशन के लिए, तो प्रेसिडेंट पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसे ये बिल पास करना पड़ेगा, अनलाइक गवर्नर। गवर्नर इस केस में होता है तो गवर्नर को यस बोलना पड़ता है। ओके। बट प्रेसिडेंट कोई लिए वो नहीं है। देखो ये डिफरेंस, अनलाइक गवर्नर प्रेसिडेंट इज नॉट ऑब्लिगेटेड टू गिव असेंट टू द रिकंसिडर्ड बिल। क्लियर? देखना, गवर्नर प्रेसिडेंट पॉकेट और एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो मतलब गवर्नर बिल ने क्या किया, बिल आया इनके पास, प्रेसिडेंट के पास पार्लियामेंट से बिल आया, गवर्नर के पास लेजिस्लेटिव असेंबली से, ने जेब में डाल दिया, ना हाँ बोला ना बोला। एब्सोल्यूट वीटो की सीधा मना कर दिया। ओके। ये इनएक्शन बोलते हैं। ओके। इनएक्शन कैन बी चैलेंज, इसको मैंडेमस के रिट से चैलेंज कर सकते हैं। अब मैंडेमस किन किन केसेस में नहीं लगता है? मैंडेमस मतलब ये मैंडेटरी ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट कोर्ट में लगता है। ये सारी चीजें प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ठीक है, ये पीवाईक्यू आ चुका है इसलिए इन लोगों ने दिया है यहाँ पे। प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट नहीं लग सकता, डिस्क्रिशनरी ड्यूटी और डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, इसको अपन आगे डिटेल में देखेंगे। चीफ जस्टिस इन सबके अगेंस्ट में भी नहीं लग सकता। ओके, नो एब्सोल्यूट वीटो। राइट। ये सब बाकी और किसी काम का नहीं है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, सीपी राधाकृष्णन नए वाइस प्रेसिडेंट बने। ठीक है, यहाँ पे देखो छोटा सा दिया गया वाइस प्रेसिडेंट, इसको अपन डिटेल में करते हैं। वेयर इज वाइस प्रेसिडेंट, नीचे आएगा, ये प्रेसिडेंट डिटेल में है। अपन लक्ष्मीकांत से ही पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट। देखना, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पे, ठीक है, इलेक्शन कैसा होता है, ऑन द लाइंस ऑफ प्रेसिडेंट ही होता है ना। अब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं रहता, इट इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज बोथ द हाउसेस इसमें करते हैं। ठीक है, कौन कौन इलेक्शन करते हैं इसका, वाइस प्रेसिडेंट का? बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा के नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स दोनों रहेंगे। स्टेट लेजिस्लेटिव और यूटी के मेंबर्स नहीं रहते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या रहता है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं रहता है।
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, जैसे ये होता है ना, आप लोग जैसे स्टैटिक में पढ़ते हो, ए बी सी कैंडिडेट है, इसको वोट करोगे, लेट्स से फर्स्ट प्रेफरेंस एक बी को गया, सेकंड थर्ड, फर्स्ट प्रेफरेंस एक हो गया, कैंडिडेट नंबर वन ने फर्स्ट प्रेफरेंस बी को दिया, सेकंड थर्ड प्रेफरेंस, फिर कैंडिडेट नंबर टू का था, कैंडिडेट नंबर थ्री ने फर्स्ट प्रेफरेंस ए को दिया, सेकंड बी को दिया, ऐसे तो जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस मिल जाता है वो प्रेसिडेंट बनता है। ओके, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये होता है बेसिकली। एज लिमिट क्या चाहिए? 35। और इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? सेम राज्यसभा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि कोई गवर्नमेंट सर्विस, ऐसे किसी बिजनेस में नहीं जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक हो, ये सारी चीजें होती है। 5 साल के लिए टर्म रहता है। मूव कैसे होता है? राज्यसभा अगर स्पेशल मेजोरिटी से क्या करेगी? रेजोल्यूशन को पास करेगी, मतलब 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। और लोकसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से एग्री कर दे। इनके ग्राउंड ऑफ रिमूवल कहीं पे मेंशन नहीं है। ये एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट है, बट ही इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, मतलब राज्यसभा के चेयरमैन भी रहते हैं। स्पीकर जैसी सिमिलर पावर रहती है अपर हाउस में इनकी। प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट, मतलब वेकेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट। बट यूएस में क्या रहता है कि वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ये नहीं बनते। ओके, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है। राधा कृष्णन सर्व फॉर 2 टर्म्स, कृष्णकांत फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू डाई इन द सर्विंग ऑफिस। क्लियर? ठीक है, ये सारी चीज है जो मैंने आपको एकदम क्रक्स में बताया। लक्ष्मीकांत। लाइकवाइज स्पीकर, स्पीकर इम्पेलन टू प्रिसाइड। देखो सिंपल स्टैटिक सवाल आएगा डे स्पीकर के ऊपर। आई जस्ट सभा स्पीकर अभी दिखेगा, ये स्पीकर इन लोकसभा, स्पीकर इन डिप्टी स्पीकर दोनों को कंपेयर करेंगे, आएगा देखो जो न्यूज पे है। ठीक है, अब देखना, लेट्स टॉक अबाउट द स्पीकर। स्पीकर के बारे में अगर अपन बात करें, ये लोकसभा में उनके ही मेंबर्स उनको इलेक्ट करते हैं। स्पीकर जनरली इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, है ना। ये पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ लोकसभा के मेंबर्स के रहते हैं। सारे पार्लियामेंट्री मैटर्स में इनका डिसीजन फाइनल रहता है। एडजॉर्न और सस्पेंड, अगर मतलब मान के चलो कोरम नहीं है, लेट्स से इफ देयर इज नो कोरम, है ना, अगर कोरम नहीं है, मतलब 1/10 मेंबर प्रेजेंट नहीं है लोकसभा में 545 का, मतलब 54 मेंबर्स नहीं है, तो ये मीटिंग को सस्पेंड कर सकते हैं। Okay. क्या यहाँ तक बात समझ में आई? Okay. जॉन्स हाउस और सस्पेंड्स। ओके, एट जॉन्स हाउस और सस्पेंड्स, नो कोरम। वैसे वोट नहीं करता, पर अगर मान के चलो इनके बीच में टाई हो गया तो कास्टिंग वोट करते हैं। ज्वाइंट सिटिंग होती है अगर राज्यसभा और लोकसभा की, तो स्पीकर ही प्रिसाइड करता है। यही डिसाइड करता है कि ये बिल मनी बिल है कि नहीं, हालांकि इसको आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यही डिसाइड करते हैं कि 10th शेड्यूल में अगर एंटी डिफेक्शन लगा, आयाराम गयाराम, तो इनका डिसीजन फाइनल रहता है। ओके, ये चेयरमैन रहते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इन कमिटीज के नाम याद रखना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल कमेटी। ओनली रिमूव कैसे होता है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस इफेक्टिव मेंबरशिप। मान के चलो इफेक्टिव मेंबरशिप क्या हो जाता है, मान के चलो 545 मेंबर्स है, अब इनमें से 5 मेंबर्स की मान के चलो डेथ हो गई या फिर कुछ हो गया, तो टोटल मेंबर्स कितने? 500, इसका 50% और 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इनका रैंक हाई रहता है एज कम्पेयर टू ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स। ओके, अगर ये रिजाइन करते हैं, ओके रिजाइन करते हैं, तो एक तरीके से किन के पास, किसको रेजिग्नेशन देते हैं? डिप्टी स्पीकर को। एक पैनल बनाते हैं, भाई मान के चलो स्पीकर की तबीयत खराब है, तो स्पीकर की अगर तबीयत खराब है तो एक 10 मेंबर का पैनल रहता है, उनमें से कोई भी प्रेसाइड कर लेता है, या तो डेप्यूटी स्पीकर करेगा, अगर डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो हाउस को प्रेसाइड इन 10 मेंबर के पैनल को करता है। पर अगर स्पीकर का सीट ही वेकेंट है, हटा दिया गया, तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, याद रखो। ठीक है, डिप्यूटी स्पीकर को भी लोकसभा इलेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर, है ना, ही इज रिस्पांसिबल टू लोकसभा। अगर वो हाउस में प्रेसाइड कर रहा है तो वोट नहीं कर सकता, बट अगर स्पीकर है तो नॉर्मल मेंबर जैसा रहेगा, है ना। अभी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है
है ना? आप इसमें क्या ध्यान रखना, स्पीकर रूलिंग पार्टी से रहता है बट ये कन्वेंशन बन चुका है और डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से। फर्स्ट टाइम स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये देखो, पैनल ऑफ चेयरपर्सन इन लोकसभा, जो मैंने अभी आपको बात बोली थी। स्पीकर प्रोटेम क्या होता है, कभी भी जब नया लोकसभा बनता है तो इसका जो सबसे सीनियर मेंबर रहते हैं, ही इज द स्पीकर प्रोटेम। बात समझ में आई? तो ये सारी चीजें जो है ये पूरा मैंने आपको बता दिया इसमें बहुत डिटेल वे में। ओके, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन, चलो यहाँ से भी कुछ पढ़ लेते हैं। विल रीड अबाउट एंटी डिफेक्शन हियर। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी कौशिक रेड्डी इसके में बोला है कि सिग्निफिकेंट डिलीज बाय द स्पीकर, ओके, इन डिस्क्वाली recently addressed disqualification petitions concerning MLAs। ओके, अब देखना, आपसे करंट में कोई नहीं पूछेगा, आपसे एंटी डिफेक्शन लॉ पूछेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, मान के चलो आप बीजेपी से इलेक्शन जीत के गए, जीतने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, तो आपकी मेंबरशिप एमएलए की चली जाएगी या फिर एमपी की मेंबरशिप चली जाएगी। इसको बोलते हैं आया राम गया राम, कि आप जहां से जीत के आओ, जो लोगों ने आपको जितवाया, आप उनके प्रोमिस को फुलफिल करो। डिस्क्वालिफिकेशन कब होता है, अगर कोई मेंबर वॉलंटरी अपनी मेंबरशिप दे दे या फिर वोट एब्सटेन कर रहा है जो कि पार्टी का व्हिप बोल रहा है। पार्टी का व्हिप क्या रहता है कि इनफॉर्मल बंदा रहता है, मान के चलो बीजेपी का व्हिप है, ये बोलेगा कोई मैटर है तो व्हिप इंश्योर करेगा कि सारे मेंबर्स उस मैटर में जो भी पार्टी डिसाइड करे उसके फेवर में वोट करे। अगेंस्ट में वोट करेगा तो एंटी डिफेक्शन लग जाता है। अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, जीत के अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो एंटी डिफेक्शन। नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, राज्यसभा में नॉमिनेट होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेटेड मेंबर, ठीक है, आपका लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस, इन सब से जो नॉमिनेट होते हैं, अगर इसने 6 महीने तक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली जीतने के बाद तो ठीक है, बट 6 महीने बाद इनको छोड़ना पड़ता है, वरना ये पीवाईक्यू है, वरना ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ओके, एक्सेप्शन क्या है, अगर 2/3 मेंबर, मान के चलो बीजेपी के अगर 2/3 मेंबर ही कांग्रेस में चले गए तो उनपे एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। हालांकि ऐसा पता नहीं होना मुश्किल है। ये आप मुझे बताओगे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था इन द कमेंट सेक्शन। इन द कमेंट सेक्शन यू विल टेल मी इट केम थ्रू व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बात समझ में आई? ओके, आगे चलते हैं। अब ये देखो, क्योतो ओलोआन केस है। क्योतो ओलोआन केस ने क्या बोला कि अगर स्पीकर का डिसीजन क्या रहता है, वो डिसाइड करता है कि किसी मेंबर पे एंटी डिफेक्शन लगना है कि नहीं। माफ करने का कंडोनिंग पीरियड रहता है आपका 15 दिन का। 15 दिन में भाई अगर कोई दूसरे पार्टी में और आके माफी हाथ पांव जोड़ लिए तो उसे एंटी डिफेक्शन नहीं लगता। बट स्पीकर के डिसीजन को जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि ये रूलिंग पार्टी का है ना। मेघ चंद्र केस में ये चीज बोला कि स्पीकर कई बार क्या करते हैं, उसको डिसीजन 3 महीने के अंदर लेना पड़ता है। अगर एंटी डिफेक्शन का केस है तो 3 महीने के अंदर लेना पड़ेगा, मेघ चंद्र केस। ओके, ये भी देखो स्टैटिक वाला पार्ट है, इधर से ही देख ले रहे हैं, हालांकि लक्ष्मीकांत में भी है। किन किन केस में सिटिंग लॉ भी कर्नाटका के एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया था, कौन से केसेस में सिटिंग लॉ मेकर एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई हो सकता है। 102 एमपीस के बारे में बताता है, 191 एमएलए के बारे में बताता है। अगर इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ले लिया, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्विस चले गए, गवर्नमेंट जहाँ सैलरी दे रही वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन गया, ऐसा कोई बिजनेस करे जिसमें गवर्नमेंट का 20% से ज्यादा स्टेक है ना। अनसाउंड माइंड, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया अपना काम नहीं कर पा रही, स्पीकर बोलता है दूसरे स्टेट के सिटीजनशिप ले ली, एंटी डिफेक्शन अभी जो देखा, और कोई लॉ पार्लियामेंट ने बना उसके थ्रू अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाता है ना। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, याद रखना। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में क्या क्या मेंशन है, अगर किसी को 2 या 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाती है ना, रेप, ब्राइबरी, इन सब, ठीक है। और अगर इस तरीके की 2 साल से ज्यादा होगी तो लिली थॉमस ने बोला तुरंत उनका हो जाएगा, है ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह ये सब में। Okay. बस यही मेन चीज थी, बाकी ये सब आप इग्नोर कर सकते हो। ये सब देखो कहाँ पे काम आएगी, मेंस में। इट वुड बी यूजफुल इन मेंस। ओके, अब डिटेंशन अरेस्ट करने पे 120 123rd एंड 30th बिल आया है, अमेंडमेंट बिल। अब देखना इसमें क्या है। इसने क्या बोला है कि डिटेन कैसे, रिमूव कैसे हो सकता है। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल, यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट और प्राइम मिनिस्टर टू बी रिमूव्ड एंड अरेस्टेड एंड डिटेन फॉर 30 consecutive days for an officiable punishable with 5 or more years of imprisonment। ओके, तो क्या हो गया, बोला कि भाई सब आ जाएंगे, इनको रिमूव कर दिया जाएगा अगर इनको अरेस्ट किया एंड डिटेन किया फॉर 30 लगातार दिन के लिए,
फ्रॉम एन ऑफेंस पनिशेबल विद 5 or more years ऑफ इम्प्रिजनमेंट, है ना? मतलब किसी भी मिनिस्टर को हटा दिया सकता है ना? और डिटेन किया जा सकता है 30 से ज्यादा दिन के लिए अगर उनको 5 साल से ज्यादा की सजा हो गई, यही है मेन। यूनियन मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट रिमूव्स मिनिस्टर ऑन द पीएम के एडवाइस में प्रेसिडेंट दूसरे मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकता है अगर 30 दिन तक लगातार एब्सेंट रहे, 31 दिन में कर सकता है। स्टेट मिनिस्टर को गवर्नर कर सकता है सीएम के एडवाइस में। दिल्ली में प्रेसिडेंट करता है दिल्ली सीएम के एडवाइस में। प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को रिजाइन खुद ही करना पड़ता है 31 दिन को, रिमूव नहीं कर सकता कोई। रीअपॉइंटमेंट कोई रीबार नहीं है, आफ्टर कस्टडी से निकल के वापस रीअपॉइंटमेंट कोई ऐसा बार नहीं लगा इन्हें, वापस अपॉइंट हो सकते हैं। ओके, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इंपॉर्टेंट कमिटीज के बारे में अपन देख लेते हैं। एडॉक कमेटी जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए कम टाइम के लिए रहते हैं, स्टैंडिंग मतलब जो परमानेंट कमिटीज, फॉर एग्जांपल एस्टीमेट कमेटी है, पीवाईक्यू है, इसके 75 ईयर्स हो गए। मेन मेंबर्स इसमें लोकसभा के रहते हैं। ये बजट के रिगार्डिंग एस्टीमेट, बजट वगैरह कितने डिपार्टमेंट को कितना एस्टीमेट है, इन सारे काम को करता है। ये बताता है, 1 साल का टेन्योर रहता है। ये मेन मोटिव क्या है? functions alternative policies को efficiency examine whether the expenditure is well utilized within policy limits or not, कि भाई जो पैसा डिपार्टमेंट को दिया गया है, क्या वो जिस पर्पस के लिए दिया गया उसमें यूज हो रहा है कि नहीं, कि और कहीं धांधली हो रही है। कंसल्टेटिव कमेटी, ओके, कंसल्टेटिव कमिटी इट्स रिलेटेड टू, कंसल्टेटिव कमिटी किससे रिलेटेड रहता है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ओके। वॉलंटरी मेंबरशिप रहता है ना? ये क्या रहता है? इनफॉर्मल कंसल्टेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एमपीज, पॉलिसीज प्रोग्राम के लिए रहता है, याद रखना। कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, भाई चेयरमैन कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। डिफेंस ये सब रहते हैं, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर करते हैं, है ना? कैबिनेट कमिटी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन रहते हैं, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर नॉट मेंशन। अपॉइंटमेंट कमिटी, ओके, अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट, मेन रहता है पीएम चेयरपर्सन रहता है, होम मिनिस्टर। ये सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ये सब पीएसबी के जो चेयरमैन वगैरह रहते हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए रहता है ना? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ने निकाला है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स, जो कि पंचायत के परफॉर्मेंस को एक्सेस करेगा। ये सब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट फॉर मेंस, पहले बता रहा हूँ, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मॉडल यूथ ग्राम सभा, मेन मोटिव क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ट्राइबल और पंचायती राज आ रहे हैं ताकि लॉ मेकिंग में जन भागीदारी ला सके, लोकल एजुकेशन लेवल पे बच्चों को अवेयरनेस किया जा सके, क्या पॉलिटिक्स में और लॉस के बारे में अवेयरनेस हो, सिटीजन स्टार्टअप को स्ट्रेंथन करो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 50 साल हो गए डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, आर्टिकल 343 क्या बोलता है? प्रमोशन ऑफ हिंदी। चेयरमैन कौन रहते हैं इसके? होम मिनिस्टर रहते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर क्या बोलता है कि अडॉप्ट एनी वन ऑफ द मोर लैंग्वेजेस इन द स्टेट और हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट स्टेट, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। कहाँ पे क्या हुआ? की टर्म्स, मनी बिल, ये सब, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है, चलो ये मैं स्टैटिक से करवाता हूँ बिल्स। मैं देखना पब्लिक बिल क्या होता है, व्हाट आर दिस पब्लिक बिल्स? इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय मिनिस्टर, पार्लियामेंट पे इंट्रोड्यूस होता है मिनिस्टर के थ्रू, बात समझ में आ रही है? ठीक है, मिनिस्टर ही करता है, गवर्नमेंट सरकार करती है, इसके चांस पास होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताती है, भाई सरकार है तो पास होने के चांसेस ज्यादा है। अगर ये रिजेक्ट होगी तो मतलब क्या सरकार का मेजोरिटी नहीं है, नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। इसको 7 दिन का नोटिस देना पड़ता है और लॉ डिपार्टमेंट इसको ड्राफ्ट करता है मिनिस्ट्री के साथ। अदर देन मिनिस्टर कोई भी एमपी अगर इसको लेके आ रहा है ना, ये जनरली स्टैंड ऑफ अपोजिशन पार्टी को बताता है ना, कम चांसेस रहते हैं पास होने के, रिजेक्शन से कुछ नहीं होगा इनका, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुका है अभी तक इंडिपेंडेंस से, यूपीएससी ने पूछा था। मनी बिल क्या होता है? व्हाट आर दिस मनी बिल? आर्टिकल 110 बताता है मनी बिल, है ना?
कौन कौन से मैटर्स आते हैं? अगर किसी टैक्स का इम्पोज करना, अबॉलिशन टैक्स से रिलेटेड है। अगर गौ सरकार कोई पैसा बोरो वर्ल्ड बैंक इन सबसे कर रही है, उसके लिए मनी बिल आएगा। अगर कहीं से पैसा कंसोलिडेटेड फंड मतलब किसी लॉ के थ्रू किसी बिल पास होके बन रहा है, या फिर कंटिजेंसी फंड इमरजेंसी के लिए पैसा निकल रहा है, मनी बिल। रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी और गिविंग आउट एनी गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार अगर बाहर से नहीं, ओके, और कहीं से अगर मनी बोरो करती है किसी पीएसबी वगैरह इन सब से, और अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट मनी बोरो कर रही है, उसकी गारंटरशिप बन रही है, तो ये भी मनी बिल में आएगी। ओके। कौन डिसाइड करता है? स्पीकर की मनी बिल है कि नहीं, क्योंकि मनी बिल पे वोट करने का, सब कुछ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का रहता है। ओके। और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसलिए मनी बिल जब प्रेसिडेंट के पास जाती है तो प्रेसिडेंट इसे वापस रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि उनके महामहिम के डिसीजन से ही तो इंट्रोड्यूस होता ही है। बात समझ में आई? राज्यसभा कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ 14 दिन तक रोक सकता है और रिकमेंडेशन दे सकता है, याद रखना, है ना? 14 दिन तक रोक सकता है। जो भी रिकमेंडेशन राज्यसभा दे रहा है वो लोकसभा के ऊपर है कि मानना है कि नहीं मानना। कोई जॉइंट सिटिंग कुछ नहीं होगा, कोई रिकंसिडरेशन के लिए भी राज्यसभा वापस नहीं भेज सकता। फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल की देखो खास बात क्या है, ये इंट्रोड्यूस ये इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा कर सकता है विद प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। बट राज्यसभा इसको अमेंड भी कर सकता है। अगर राज्यसभा नहीं माना तो इसके लिए जॉइंट सिटिंग भी बैठ सकती है, याद रखना, फाइनेंशियल बिल 1 में। ओके। यही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंशियल बिल 2, ये एकदम नॉर्मल बिल की तरह, कि भाई राज्य मतलब लोकसभा ला सकता है तो राज्यसभा इसको मना कर सकता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कुछ भी कर सकता है ना? अब पर इसमें दिक्कत क्या रहती है, अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा में सहमति नहीं बनी तो जॉइंट सिटिंग बनती है। अब इसमें सबसे बड़ा वो क्या रहता है, सबसे बड़ा चेंज क्या रहता है इसमें, कि इसको किसी भी हाउस में अगर इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंट के परमिशन से होता है, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल बने। ठीक है। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑलराइट। अगर डेडलॉक होता है तो जॉइंट सिटिंग बैठती है लोकसभा के रूल्स के हिसाब से। ओके। बाकी देखो अभी सिर्फ यही रहेंगे मनी बिल वगैरह, इससे छोटा सा बताया। प्राइवेट मेंबर बिल अपन ने देखी है। ओके। एडजॉर्नमेंट साइडलाइन, अगर कोई सेशन चल रहा है तो स्पीकर या फिर चेयरमैन क्या करेगा, उस उस किसी भी मतलब मीटिंग को क्या करेगा, एंड द सेशन ऑफ पार्लियामेंट विदाउट सेटिंग अ डेट फॉर रिकन्वीन। मतलब लंबे टाइम तक के लिए सेशन को सस्पेंड कर दे, क्योंकि किसी दूसरे मैटर पे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना। ठीक है। बिल्स पेंडिंग अनअफेक्टेड रहता है, नोटिस वगैरह रीसबमिट करने पड़ते हैं। ओके। 0 आवर, ये जस्ट आपका क्वेश्चन आवर के बाद होता है ना? इसमें क्या होता है, ये फॉर्मली आपके कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के प्रोसीजर में रिकॉग्नाइज नहीं है। मेंबर्स मस्ट सबमिट नोटिस स्टार्टिंग द सब्जेक्ट दे विश टू रेज। ओके। इसमें जो अपन देखते हैं ना भसड़ा आवर, कोई किसी को भी कुछ भी पूछता रहता है, वो चलता है। इसके पहले होता है क्वेश्चन आवर, है ना? क्वेश्चन आवर में 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक स्टार्ट क्वेश्चन, जिसमें ओरल आंसर देना पड़ता है, इसलिए सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसमें फॉलो कर सकते हैं, मिनिस्टर वगैरह से पूछे। अनस्टार्ट क्वेश्चन किसी मिनिस्टर से पूछे तो रिटर्न आंसर रहता है, इसमें रिटर्न आंसर है, कोई सप्लीमेंट्री इसके फॉलोअप में क्वेश्चन नहीं होगा। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, 10 दिन से कम का नोटिस नोटिस देना पड़ता है, मिनिस्टर इसमें ओरली आंसर करता है। नेवा क्या है, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का बेसिक क्या है, कि एक तरीके से ऑनलाइन इंटीग्रेट करना पूरा पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीजों को याद रखना। ओके। अब देखो कौन से ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हालांकि स्टैटिक्स ही पढ़ना है, बट चलो जो जो चीजें न्यूज में मैं करवा दे रहा हूँ आपको। लोकपाल, लोकपाल का मोटिव क्या रहता है, 5 साल तक के लिए या फिर 70 साल तक के लिए एज के लिए रहता है, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं रहता। सारी इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, इनके करप्शन को चेक करने के लिए लोकपाल को बनाया गया, जज होता है। ठीक है। चेयरपर्सन सर्विंग और फॉर्मर सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट का जज और एमिनेंट पर्सन, जनरली जज होता है। सर्विंग और सर्विंग ऑफ फॉर्मर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ जस्टिस रिटायर्ड हो सकता है, या फिर कोई कोई भी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का जज। 25 साल का नॉलेज होना चाहिए। मेंबर्स 50% जुडिशियल होंगे, 50% मेंबर्स SC ST OBC माइनॉरिटी वुमेन से इंक्लूसिव लिस्ट लाने के लिए, है ना? जुडिशियल मेंबर्स जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, याद रखना ही। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन कमिटी, ये देखो। डिस्क्वालिफिकेशन कोई जरूरत नहीं पड़ना। सिलेक्शन कमिटी PM है, स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस और एमिनेंट जूरिस प्रेसिडेंट। डोमिनेंस सरकार का है, 1 2 3 सरकार के बंदे। ठीक है।
अब ये आपको प्रोसिक्यूशन कोई जरूरत नहीं है। पावर क्या रहता है, सीबीआई इन सब के ऊपर सुपरिटेंडेंस रहता है इनका। ओके, सारे सिविल कोर्ट के पावर, मतलब किसी को ये रीडिंग दे सकता है, किसी को भी सुमोटो कॉग्निसेंस वगैरह ये सारी चीजें कर सकता है। इसके अगेंस्ट और कहीं अपील नहीं जाता। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये फाइनल अथॉरिटी है। ओके, कौन कौन आते हैं लोकपाल के अंदर, प्राइम मिनिस्टर, ABCD ग्रुप ऑफिस, ग्रुप के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स रहते हैं। स्टेट के नहीं आते क्योंकि स्टेट के लिए लोकायुक्त रहता है। चेयरपर्सन, मेंबर्स, कोई भी अगर पार्लियामेंट एक्ट बना रही है जैसे आरबीआई या नाबार्ड वाबार्ड के चेयरमैन आ जाते हैं। ओके, और कोई सोसाइटी और ट्रस्ट जो कि कोई भी एनजीओ जो कि 10 लाख से ज्यादा फॉरेन फंडिंग उठा रही है, सब लोकपाल पे आ जाते हैं। सीबीआई, सीबीआई ना ही आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ना ही इसका मेंशन कहीं कहां पर है। नीदर इट्स मेंशन इन योर लॉ के थ्रू आया है ना। ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, गवर्नमेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लेके आई थी संतम कमेटी के रिकमेंडेशन पे। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर थी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, पावर डिराइव करती है दिल्ली पुलिस, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ओके, इंडिया को इंटरनेशनल पुलिस में भी रिप्रेजेंट करती है। डायरेक्टर हु इज एन आईपीएस ऑफिसर। अपॉइंट कौन करता है डायरेक्टर को, पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस और एनी जज नॉमिनेटेड बाय हिम। याद रखना, टेन्योर को 5 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, पहले 2 साल था। करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, ये सारी चीजें, ये फेमस ऑपरेशन है, ध्यान रखना। ओके, अब अगर सीबीआई को स्टेट में आके एक तरीके से बोलते कि इन्वेस्टिगेट करना, तो एक होता है स्टेट स्पेसिफिक कंटेंट देती है। हर केस में स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी और जनरल कंसेंट। हर बार सीबीआई को फ्रेश परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब स्टेट गवर्नमेंट इसको इसके हिसाब से सीबीआई ऑफिसर को किसी जुरिस्डिक्शन में घुसने से मना कर सकती है, जिसके लिए आप तैयार कर रहे हो। 100 साल हो गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 50% मेंबर्स का 10 साल का गवर्नमेंट सर्विस होना चाहिए। रिटायर क्या होता है, 6 साल या फिर 65, जो भी पहले आ जाए। रिमूवल कैसे होता है, इंसॉल्वेंसी, अगर कुछ एक्सटर्नल पेड एम्प्लॉयमेंट में आ जाए, अनफिटनेस आ जाए, कौन ये या फिर अनफिटनेस आ जाए कि अपना काम नहीं कर पा रहा, एग्जामिन कौन करती है, सुप्रीम कोर्ट। और ये जो भी एडवाइस गवर्नमेंट को दोगी वो बाइंडिंग होगी, याद रखना। ओके, अब एक बार अपॉइंट हो गया तो सर्विस कंडीशंस उसके डिसएडवांटेज नहीं जाती है। इसकी सैलरीज आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब एमपीज वोट नहीं कर सकते इसको कम करने के, है ना। अगर कोई चेयरमैन, यूपीएससी का चेयरमैन और रिटायर होने के बाद और कोई नौकरी नहीं कर सकता। और मेंबर्स सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के चेयरमैन या फिर स्टेट पीसीएस के चेयरपर्सन बन सकते हैं। ओके, ऑल इंडिया एग्जामिनेशन सारी चीजें कराती है, प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, है ना। इतना याद रखना, टंडन कमेटी है, एमएचए के अंदर है, ये क्राइम वगैरह इन सब के बारे में बताती है। कोई मतलब नहीं है इसका। ये डेटास, ये सारे डेटास आपके कहाँ पे मेंस के लिए काम आएंगे। इनने जबरदस्ती यहाँ पे भर के रखा है। ओके, दे ऑल आर रिलेवेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ओके, गवर्नेंस, ये सब किस में आ जाता है, आपके स्टेट लिस्ट में आता है। ऑलराइट, ठीक है, ये सब सारे मीन्स के लिए जरूरी है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके देखना, एक ग्लोबल अलायंस है नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है, which proposed downgrading its status from A to B। एन एनएचआरसी ने इसके स्टेटस को चैलेंज किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनएचआरसी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखते हैं। ओके, देखो एनएचआरसी, ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी वगैरह में है। ये रिस्पॉन्सिबल करती है हर कंट्री के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। अब देखो, एनएचआरसी के हेडक्वार्टर्स ये एक लॉ के थ्रू बना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ओके, चेयरपर्सन कौन रहता है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस या फिर एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 5 मेंबर्स रहते हैं, एक बार देख सकते हैं, एक वुमेन का होना जरूरी है ना। डीम चेयरपर्सन रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, चेयरपर्सन रहेंगे, डीम मेंबर्स कौन कौन रहेंगे, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लास, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एससी एसटी, चाइल्ड और वुमेन, इन 7 के मेंबर्स रहते हैं। ये आ सकता है प्री में,
अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट को कौन रिकमेंड करता है? कमिटी बैठती है, कमिटी में कौन कौन रहता है? स्पीकर, पीएम रहता है, स्पीकर, होम अफेयर्स, लीडर ऑफ अपोजिशन, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। याद रखना, याद रखना। 3 साल के लिए या 70 ईयर्स तक के लिए, जो भी जल्दी रहेगा, है ना। हाँ, री एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट रहता है। प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है, बट विथ ऑन कंसल्टेशन विद सुप्रीम कोर्ट। सिविल कोर्ट की सारी पावर रहती है। ओके, जैसे किसी को समन भेज सकता है, एविडेंस बोल सकता है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है ना। बट कोई पेनाल्टी या फिर कोई सजा देने की जुडिशरी जैसी पावर नहीं रहती इनकी। ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे वो करेगा, इंक्वायर करेगा, जेल वगैरह पे इंस्पेक्शन कर सकता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश लॉज वगैरह को रिव्यू कर सकता है, टेररिज्म के नाम पे कुछ गलत मतलब एक्सेस आपस्पा वगैरह एक्सेस नहीं हो रहा है, ये सब सारी चीजें चेक करता है ये। ठीक है, हटाओ। पूरा मेंस के लिए टॉपिक है, सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग के लिए क्या है, ऑल आर इम्पोर्टेंट फॉर मेंस। कर्मयोगी कैपेसिटी बिल्डिंग सब मेंस से गवर्नेंस का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सरकार का ऑडिटर, ऑडिटर 148 में है, रीअपॉइंट नहीं हो सकता। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अंडर हिज वारंट एंड सील। रिमूव कौन करता है? बाय पार्लियामेंट। जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव होता है, वैसे ही रिमूव होता है पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से। ओके, 6 साल या फिर 65 साल तक के लिए रहता है। ओके, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जैसा रिमूवल होता है, बहुत मुश्किल रहता है निकालने में। बट क्या क्या कर सकता है? ये एक्सपोज करता है, पोस्ट फैक्टो करता है। मतलब अगर किसी मिनिस्ट्री ने खर्चा कर दिया तो उसका ऑडिट कर सकता है, रोक नहीं सकता किसी मिनिस्ट्री को खर्चा करने से। करप्शन सामने लेके आता है। अब जैसे आप लोगों ने सुना होगा 2G स्कैम, कोलगेट स्कैम, ये सब कैग के सामने, है ना। ये डिटेल में देखो, स्टैटिक में कवर है, यहाँ पे लक्ष्मीकांत नोट्स में एवरीथिंग हैव बीन कवर्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज दिखेगी आपको, कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज? ओके, ये आपको है यहाँ पे, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ पे बहुत डिटेल एकदम सटीक वे में है ना। कैग ये सब बहुत डिटेल में है, राइट। लिक्वाइज अटॉर्नी जनरल, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल के बारे में खास बात देखिए, ये ही इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, इंपॉर्टेंट यही पीवाईक्यू है ना। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर। भाई सरकार देखेगी ना किसे वकील रखना अपना, है ना। कोई इनका टेन्योर कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कभी भी हटा सकता है भाई। सर वकील को हमारी इच्छा है, सरकार की इच्छा, जब रखना चाहे जब हटाना चाहे। गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स पे करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होता है। ये सारे कोर्ट में जाके उनकी प्रोसीडिंग सुन सकते हैं। इवन पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा में बैठ सकता है, कमेटी का भी मेंबर बन सकता है, बट वोट नहीं कर सकता, है ना। ये फुल टाइम काउंसिल है और इसको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस के लिए डिबार नहीं किया गया, बट इसको परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, ओके। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, 338 आर्टिकल में चेयरपर्सन, 3 अदर मेंबर्स, प्रेसिडेंट करता है। सिविल कोर्ट का पावर है, 3 साल का टेन्योर है, री अपॉइंटमेंट नहीं हो पा सकता 2 टर्म से ज्यादा, याद रखना। एससी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन नॉट नीडेड, स्टैट्यूटरी बॉडी, इतना याद रखो। ये सब नहीं पूछेगी, 5 साल हो गए, ये सब कोई मतलब नहीं है। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन में कई बार कोर्ट ने ये बोला कि भाई कई बार इसको बेल ऑर्डर्स को बाईपास करने के लिए नहीं, इसको मिसयूज ना किया जाए, इट शुड नॉट बी मिसयूज्ड, है ना। अब देखो, ये भारतीय नागरिक संहिता, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या रहता है? विदाउट ट्रायल, शक के बेसिस पे, भाई मान के चलो 26 जनवरी या फिर कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, तो शक के बेसिस पे किसी को भी ये 3 महीने तक के लिए अंदर डाल सकते हैं, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन। स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट भी बना सकती है। ठीक है, ओके। ये बेसिक अदर लॉज है, आप एक बार जस्ट ग्लांस कर लेना इसको। अब अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन कर रहा है तो उसको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि क्यों कर रहा है ना। यार देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया है, ऑलराइट। ये इसमें नहीं रहता, ये प्यूनिटिव, ये इन लोगों ने गलत डाल दिया, विजन ने, करेक्ट करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन में 24 घंटे के अंदर वकील के सामने नहीं ले जाना पड़ता। वो प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब अगर किसी को पुलिस ने अरेस्ट किया कोई क्राइम के लिए, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंदा कोई क्राइम नहीं करता, शक के बेसिस पे अरेस्ट करते हैं, अब 3 महीने तक कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड एक एडवाइजरी बोर्ड की जरूरत पड़ती है, जो हाई कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहते हैं।
Okay, they all are important for mains. Alright. पर्सनालिटी राइट, दिल्ली हाई कोर्ट ने सदगुरु जी के पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया, मतलब इनका कोई इमेज, इनका भाषण इंटरनेट पे कोई फ्रीली यूज नहीं कर सकता, कि इनके राइट टू प्राइवेसी में है। राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी केस के अंदर आर्टिकल 21 में आता है, ठीक है। ये सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। फोन टेपिंग वेपिंग सब हटाओ, कोई जरूरत नहीं है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखो नॉट दैट इंपॉर्टेंट है, नॉट दैट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 में आप स्टैटिक में ऑलरेडी पढ़ते हो, जितना वो है दैट सफिशिएंट। सॉरी, आर्टिकल 20 में। ओके, ये सब इश्यूज रिलेटेड टू ये सब ना, ये मेंस में पूछता है, ये ऑल द थिंग्स आर आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। ओके, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ठीक है, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन देता है ऑब्वियसली, इसमें कोई नई बात नहीं है। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट नॉट नीडेड, मेंस का है। आर्टिकल 311, हमें ये नहीं देखना, हमें ये देखना है कि आर्टिकल 311 क्या है। डील्स विद डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ, ओके, सिविल सर्वेंट्स। ये सिविल सर्वेंट्स को प्रॉपर्टी देती है। सिविल सर्वेंट कैन नॉट बी डिसमिस और रिमूव बाय एनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मतलब अगर सिविल सर्वेंट्स को सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी रिमूव एडवाइस कर सकता है, और रिमूव सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है। ओके, और सिर्फ रिमूव क्या होगा, जब पहले उसको रिमूव करने के पहले ही वुड बी गिवन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू हर्ड, उसको अपनी मतलब एक देखो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। दिस मेक्स द सिविल सर्विसेज मोस्ट सिक्योर ऑफिस इन द वर्ल्ड, दे आर इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। जुडिशरी, बी आर गवई चीफ जस्टिस, है ना। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ऑलराइट, प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कोलोजियम सिस्टम। बीइंग कन्वेंशन रहता है, कंसल्टेशन विद आउटगोइंग सीजीआई एंड अपॉइंटमेंट ऑफ सीनियर मोस्ट जज, है ना। सीनियर मोस्ट जो जाने वाला चीफ जस्टिस वो भी रिकमेंड करता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट रहता है, 65 साल तक के लिए रहता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ओके, राइट, आरटीआई के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सब देखो बहुत डिटेल में आपका स्टैटिक में कोलोजियम सिस्टम क्या है, ये सब स्टैटिक में कवर्ड है, ये सब आपका पूरे स्टैटिक में होना है। ओके, जजेस का अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए कोलोजियम केस है, कोलोजियम सिस्टम। ओके, व्हाट इज दिस कोलोजियम सिस्टम। कोलोजियम सिस्टम क्या है, फर्स्ट जजेस केस एसपी गुप्ता ने क्या बोला था कि सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेशन मेड बाय सीजीआई टू द प्रेसिडेंट कैन बी रिफ्यूज्ड, मतलब गवर्नमेंट की कोलोजियम सिस्टम रहता है, ठीक है। कोलोजियम अभी नहीं आया, चीफ जस्टिस ने अगर कुछ भी प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन किया कि भाई इसको अलग मतलब जज बनाओ ये सब, तो प्रेसिडेंट रिफ्यूज कर सकता था। एग्जीक्यूटिव का से बड़ा था। सेकंड जज केस, है ना, सीजीआई ओनली, अब देखो इसमें आ गया कोलोजियम सिस्टम। कोलोजियम सिस्टम 5 जजेस का मतलब एक तरीके का ग्रुप रहता है, जिसमें चीफ जस्टिस और 4 अदर मतलब 4 अदर जजेस रहते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का अलग कोलोजियम रहता है अपॉइंटमेंट ट्रांसफर के लिए, एक हाई कोर्ट का अलग रहता है ना। तो इसमें होता क्या है, पहले क्या हुआ था कि जो सेकंड जजेस थे मतलब सेकंड जजेस केस था, कोलोजियम सिस्टम में 3 जज थे, चीफ जस्टिस प्लस 2। अब ये जो भी डिसीजन प्रेसिडेंट पे देते थे वो बाइंडिंग होता था, और इसमें प्राइमेसी चीफ जस्टिस की रहती थी, मतलब चीफ जस्टिस जो बोलेगा वो 2 अदर जजेस के विश को ओवरराइड कर सकती है। और थर्ड जजेस केस में कोलोजियम सिस्टम क्या हो गया, सीजेआई प्लस 4 अदर जजेस। इसमें सीजीआई की प्राइमेसी खत्म हो गई, ये टोटल सीजीआई को मिला के जो 5 जज रहेंगे, ये मेजोरिटी में जो डिसीजन लेंगे वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट को ऊपर बाइंडिंग रहेगा जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर के लिए। ये 3 केस थे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम सिस्टम क्या रहता है, सीजीआई प्लस 4 और जज रहते हैं। हाई कोर्ट के लिए क्या रहता है, सीजीआई और 2 अदर जज रहते हैं, है ना। इन दोनों का ही क्या रहता है, हाई कोर्ट का कोलेजियम और सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम दोनों ही बाइंडिंग रहता है किस पे, प्रेसिडेंट पे, याद रखना, है ना। अब होता दोनों सुप्रीम कोर्ट में ही है। एक कोलेजियम किसके लिए रहता है, सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसमें 5 मेंबर्स रहते हैं, और एक कोलेजियम हाई कोर्ट के लिए रहता है जिसमें 3 मेंबर्स रहते हैं, सीजीआई दोनों में कॉमन रहता है, ठीक है। जजेस का रिमूवल कैसा रहता है, प्रूवन मिसबिहेवियर, ऑलराइट। कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ग्राउंड डिफाइन नहीं किया, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव अ जज, है ना। रिमूवल के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, स्पेशल मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ जज, जस्ट अ मिनट।
डील्स विद जज ऑफ हाई कोर्ट उसके रिमूवल के लिए है। तो रिमूवल ऑफ जजेस को इसके बारे में अपन बात करते हैं। ओके, देखना जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली चीज डिफाइंड नहीं है रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। अब क्या होता है, पार्लियामेंट रिमूव करता है। कैसे? अगर लोकसभा से पहले एक मोशन फाइल होना पड़ता है तो 100 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा लोकसभा का, और राज्यसभा से मोशन हो रहा है मतलब ओरिजिनेट हो रहा है फॉर रिमूवल ऑफ जजेस, तो 50 मेंबर्स को साइन करना पड़ता है। अब स्पीकर और चेयरमैन उसको एडमिट कर सकता है, रिफ्यूज कर सकता है। बात समझ में आ रही है? अब ये कोई जैसा अगर मोशन एडमिट हो गया तो दोनों हाउस से स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस से पास होगा, ठीक है। अब ये जाएगा, ठीक है, पास बाय ईच हाउस स्पेशल मेजोरिटी, फिर एन एड्रेस इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर रिमूवल ऑफ जज, और फिर प्रेसिडेंट रिमूव करता है। अब देखना क्या होता है, इसके पहले एक और स्टेज जो यहाँ पे मिसिंग है। अगर यहाँ से जैसे स्पीकर के पास गया, स्पीकर इसे सुप्रीम कोर्ट के पास भेजता है इंक्वायरी के लिए, फिर सुप्रीम कोर्ट अगर इसे सर्टिफाई करता है, फिर ये आता है पूरा, फिर ये आता है। अभी तक कोई इतना मुश्किल है कि कोई जज हटा ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ओके, दिस इज द प्रोसीजर। ये देखो यहाँ पे भी गिवन है। 3 मेंबर कमिटी, स्पीकर क्या करता है, स्पीकर 3 मेंबर कमिटी बनाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जज भी रहता है। पहले 100 मेंबर लोकसभा ने साइन किया, 50 मेंबर राज्यसभा ने साइन किया, फिर स्पीकर के पास गया या फिर चेयरमैन के पास गया, तो 3 मेंबर कमिटी बनाएगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज। अगर होता है फिर पार्लियामेंट पे जब पास जाएगा स्पेशल मेजोरिटी, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिमूव होता है। एडिशनल जज क्या होता है, एक्टिंग, ये सारे जज क्या होते हैं, एडॉक जजेस। एक्टिंग चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस किसी और जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट कर सकता है अगर सीजीआई एब्सेंट है और ये अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहा। एक्ट एडिशनल एक्टिंग जज क्या रहता है, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जज। ओके, 2 साल से ज्यादा हम अपॉइंट नहीं कर सकते। मान के चलो सुप्रीम कोर्ट में कमी, किसी हाई कोर्ट के जज को इनने बिठा दिया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट भी देखो। अगर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की कमी, तो रिटायर्ड जज को भी बुलाया जा सकता है टू एक्ट एज एक्टिंग जज, बट उसको परमानेंट जज नहीं माना जाएगा। ये चीफ जस्टिस बुलाते हैं विद द ड्यू परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट क्या था, हेल्ड एट जुडिशियल ऑफिसर्स विद कंबाइंड 7 years ऑफ with experience of 7 years as an advocate and service will be eligible for direct recruitment of district judges। क्या बोल दिया, उन वकीलों को जिनको 7 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस है उनको डायरेक्ट जज बना सकते हैं, एग्जाम एग्जाम क्लियर करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे जुगाड़ चल जाएगी भाई। ओके, अपॉइंटमेंट कौन करता है डिस्ट्रिक्ट जज की, गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। कहीं ना कहीं ये और ज्यादा नेपोटिज्म को प्रमोट करेगा यार, कहीं ना कहीं इट विल प्रमोट नेपोटिज्म अलॉट। बात समझ में आई? सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या है कि ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं, व्हाट आर ट्राइब्यूनल्स। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला था कि ट्राइब्यूनल्स, भाई ट्राइब्यूनल्स क्या काम करते हैं कि देखो कोर्ट कचहरी जुडिशरी में दे आर बाउंड बाय द सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर। 8 साल 10 20 30 साल लग जाते हैं। अब ये क्या होता है ट्राइब्यूनल्स, और इसमें क्या एक्सपर्ट नहीं रहते। फॉर एग्जांपल कोई एनवायरनमेंट का मैटर है, कोई मैटर है, तो जज साहब थोड़ी समझ पाएंगे कि भाई एनवायरनमेंट की टेक्निकलिटीज क्या है। तो इसमें क्या रहता है, स्पेसिफिक पर्पस, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, इलेक्शन हो गया, स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल्स बनाए जाते हैं। इन ट्राइब्यूनल्स में एक्सपर्ट मेंबर्स भी रहते हैं, जैसे एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट डाल दिए, और जुडिशियल मेंबर्स भी रहते हैं, और दे आर बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इनको 6 महीने के अंदर जल्दी जल्दी वर्डिक्ट देते हैं। ओके, आर्टिकल 323 क्या बोलता है, ये पार्लियामेंट बना सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट, जैसा आप लोगों ने सुना होगा सिविल सर्वेंट्स वगैरह कैट में जाते हैं अगर कुछ दिक्कत होती है तो। 323 बी ट्रिब्यूनल, इसमें पार्लियामेंट भी बना सकता है और आपका स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है अदर मैटर्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी इन सब में वगैरह सारी चीजें आ गई, ठीक है। कैट ये सर्विस कंडीशन पब्लिक सर्वेंट्स के लिए रहता है। जुरिस्डिक्शन डिफाइंड, इनका प्रॉपर जुरिस्डिक्शन रहता है। अपील इनका जनरली हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट, और एनजीटी का अपील डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पहले क्या होता था, ट्राइब्यूनल्स का पूरा डायरेक्ट अपील कहाँ जाता था, सुप्रीम कोर्ट में जाता था। चंद्र कुमार केस के बाद से हाई कोर्ट में भी जाने लग गया, है ना। ओके,
ट्राइब्यूनल्स एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 323 है, 323 बी में ये आप देख सकते हो, सेंटर स्टेट दोनों बना सकते हैं। ओके, इसका कंपैरिजन है कोर्ट, कोर्ट सिर्फ संविधान बना सकता है, ये पार्लियामेंट लॉ से बना सकती है ट्राइब्यूनल्स। स्पेसिफिक मैटर्स को कर सकती है, ये देखो कोर्ट का हमें पता ही है, ये दे आर बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, ये देखिए अपन ने देख लिया। ओके, लीगल एड क्या रहता है? पहली बार लीगल एड आर्टिकल 39 ए में है कि फ्री लीगल एड देना। 21 फ्री लीगल एड की बात की जा रही है। 22 1 guaranteed the rights of an arrested person to consult and defend by a legal practitioner. राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आ जाता है। नालसा, नालसा क्या रहता है? एक 3 tier सिस्टम टू प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द पुअर पीपल। ये गवर्नमेंट का एक लॉ है। नालसा है, चीफ जस्टिस हेड रहता है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जज 3 लेवल पे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं जानना। ये फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस देते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल को, है ना। इनका काम क्या रहता है? लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना भी। ओके, दे आल्सो वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजिंग ऑफ लोक अदालत। अब कौन कौन एलिजिबल रहते हैं? फ्री इलीगल एड के लिए इंपॉर्टेंट है वुमेन, चिल्ड्रन, मेंटली इल, इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ओके, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो एक तरीके से प्रोस्टिट्यूशन इन सब में थे। ऑलराइट, एनुअल इनकम स्टेट डिफाइन करती है, इन केस बिफोर कोर्ट्स देन सुप्रीम कोर्ट लेस देन 5 साल। ओके, कोर्ट डिसाइड करती है। एससी एसटी मेंबर्स, डिजास्टर्स पे जिसको इम्पैक्ट हुआ है, या फिर जुवेनाइल होम्स वगैरह में। ओके, बात समझ में आई? ये लो, दिस लिस्ट इज इंपॉर्टेंट, जस्ट ग्लैंस इट वंस। अल्टरनेट डिस्प्यूट, मतलब ये क्या होता है? कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करना, मीडिएशन यार मेंस है, मेंस मेंस। कोर्ट के बाहर आपको इतना जान के रखो, कोर्ट कोर्ट कचहरी में 10 15 20 साल लग जाते हैं कोर्ट के बाहर सेट करना। ओके, आर्बिट्रेशन, न्यूट्रल आर्बिटर रहता है जिसका बाइंडिंग डिसीजन रहता है। दो ए और बी के बीच में लड़ाई हुई, ये इन लोगों ने डिसाइड किया आर्बिट्रेटर को, ठीक है, आर्बिट्रेटर ने जो भी डिसीजन दिया इनको मानना। मीडिएशन भाई अपने दोस्त परिवार वगैरह रहता है, बोलता है चलो कॉम्प्रोमाइज करवाना, है ना। कॉन्सिलेशन क्या रहता है? ठीक है, कॉन्सिलेशन एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी रहता है, ये फाइनल सेटलमेंट के लिए आता है। नेगोशिएशन, कोलैबोरेटिव लॉ, ठीक है, एक एक बार जस्ट रीड कर सकते हैं मेंस के लिए ये। नॉट नीडेड ये सब। ओके, लोक अदालत इंपॉर्टेंट। ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म है कोर्ट के बाहर, जैसे कि फैमिली कोर्ट्स हो गया, मतलब डिवोर्स वगैरह के केसेस, छोटे मोटे गांव के मैटर होता है, ठीक है। तो अब भाई कोर्ट के पास जो प्रॉपर हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इनके पास इतना टाइम रहता था, तो ये लोक अदालत में आ जाता है। लीगल स्टेटस है, ओके, इट हैज अ लीगल स्टेटस, स्टैट्यूटरी एक लॉ के थ्रू बना है। ओके, नालसा के अंदर ही आता है ये। लॉ ने क्या बोला कि परमानेंट लोक अदालत बनेंगे, बाउंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये सीपीसी मतलब सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर इन सब में नहीं चलते, तो इसलिए 3 3 6 6 महीने में वर्डिक्ट देते हैं। कोई भी डिसीजन जो लोक अदालत देगी बाइंडिंग होगी और कोई अपील नहीं जाएगा, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। अगर कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है तो उसको लोक अदालत में कोर्ट रेफर कर सकती है। ओके, ठीक है। मैट्रिमोनियल अलायंस, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये सब इसमें देखो जरूरी नहीं कि जज ही होगा, कोई एक्सपर्ट, कोई गांव के पुराने ताऊजी सरपंच साहब ये भी हो सकते हैं। पहला लोक अदालत जूनागढ़ में था, ठीक है। नो नीड, मींस डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। भरोसा रखना, सिर्फ काम की चीजें पढ़नी है अपन को। अगर आप पंचायत में फंसोगे तो आप फंस जाओगे। भाई जीरो एफआईआर क्या होता है? मान के चलो ए की टेरिटरी में किसी ने क्राइम किया और बी में चला गया। ओके, बी के ए की टेरिटरी में, एक टेरिटरी में किसी ने काम किया और ये क्रिमिनल बी में भाग गया। तो उसका पहले क्या होता था? बी के थानेदार लोग एफआईआर नहीं करते थे, बोलते भाई ये मैटर तो ए में आता है। इस चीज को सॉल्व करने को कोर्ट ने बोला भाई चलो ठीक है, भले इसने क्राइम ए वाले थाने में किया हो, आप एफआईआर करो, इसको बोलेंगे जीरो एफआईआर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लो, बाद में ये केस ए में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बस इतना ही जानना है आपको पायलट बेसिस पे। ओके, पायलट बेसिस पे इतना ही जानना है, ठीक है, irrespective of offense committed in that area. इलेक्शन कमीशन अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, है ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। रिमूवल कैसा होता है? जस्ट लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है, ठीक है। सारे इलेक्शन, इलेक्टोरल रोल वगैरह ये सब करना, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन देना, सारी चीजें ये सब करता है। डिटेल में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में इट हैव बीन कवर्ड, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया इन लोगों ने। ऑलराइट, okay, these all are important for means.
मीन्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये जेडीआर वगैरह। नो नीड, रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। ये सब देखो इस एकदम स्टैटिक से पढ़ना है, इलेक्शन बहुत डिटेल में कवर्ड है इस नोट्स में, ठीक है। हालांकि इसको अपन देख लेते हैं। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो ईसीआई के साथ रजिस्टर्ड रहता है, रिकॉग्नाइज चाहे स्टेट और नेशनल पार्टी रहता है, इसके कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। 6% वोट्स, ये सब सारे ऑल द कंडीशंस आर देयर। देखो ये बहुत ही वेगली है, आई विल शो यू। इलेक्शंस, जस्ट अ मिनट। पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, एक मिनट है, यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा मुझे, ठीक है। एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली आपके पीटी में इधर इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, है ना। I'll just cross check for it. Where are the political parties? Political parties. ये छोटा सा 88 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो इसमें मतलब हो जाएगा, ये एकदम फैक्चुअल चीजें हैं। व्हाट इज एसआईआर? इसे पब्लिश ड्राफ्ट इलेक्टोरल, हालांकि इस टॉपिक को मैं अलग से करवाऊंगा। पब्लिश ड्राफ्ट इलेक्टोरल रूल्स फॉर फॉलोइंग एसआईआर इनिशिएटिव, ओके। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी स्टेट्स के नाम याद रखो। इट इज लीगली बैक्ड बाय आर्टिकल 324, ओके, एंड सेक्शन आरपीए और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों पे। It is house to house verification done by booth level officers to ensure enrollment of all eligible citizens in electoral roll, electoral roll। मतलब आपके इलेक्ट्रोल रोल पे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन सर्वे पे आते हैं, ओके। लास्ट एक्सरसाइज 21 साल पहले आया था, क्लियर। जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना, एक सेकंड। जस्ट अ मिनट। ओके, ऑलराइट, अभी देखना, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या है, हुआ है। अब देखना इलेक्टोरल रूल्स क्या रहता है। इट इज द लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लिविंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी डू हैव द वोटिंग राइट्स। मिनिमम 18 साल के ऊपर वोटिंग राइट्स है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में पहले 21 साल के ऊपर के लोग वोट कर सकते थे, अभी 18 के ऊपर वाले भी कर सकते हैं, है ना। ओके, अभी वापस से था अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। The act provides more autonomy to ECI act as under the act, okay. CEC and EC enjoy Supreme Court judge level salary and benefits। ग्रांट इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब अगर ऑफिशियल ड्यूटी में कुछ भी इनके अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग जुडिशरी में नहीं होगा। सर्च सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट देखेंगे आगे इनका, और फिक्स टेन्योर देने की बात की है। प्रोसीजर ऑफ रिमूवल कैसे होता है, जस्ट लाइक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में अभी अपन ने देखा, ऑलराइट, ओके। सेम इंक्वायरी कमेटी पूरे जज के सुप्रीम कोर्ट जैसे रिमूवल होता है, ये देखिए। की प्रोविजंस क्या है कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट में। मस्ट होल्ड हैव हेल्ड पोजीशन इक्वल टू सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये न्यू एडिशन है। सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, मतलब ये जनरली आईएएस होता है। एक्सपर्टाइज इन मैनेजिंग एंड कंसल्टिंग इलेक्शंस, एक्सपर्टाइज होना चाहिए। अब सर्च कमेटी कौन है,
हेडेड बाय मिनिस्टर, लीडरशिप किस में रहेगी? ठीक है, अब देखते रहना। सर्च पहले ढूंढेगा कौन, फिर सिलेक्ट कौन करेगा? सर्च कमिटी मतलब देखो क्या हो गया, headed by Minister of Law Justice, 2 member secretary rank prepares panel of 5 candidates. इनने 5 पैनल का कैंडिडेट दे दिया किसको? सिलेक्शन कमेटी। अब इन सिलेक्शन कमेटी में से एक बंदे को ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेगा या फिर इलेक्शन कमिश्नर करेगा। सिलेक्शन कमेटी में कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, यूनियन मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। ओके, देखो सीरिया को हटा दिया। ओके, अब ये रेजिग्नेशन प्रोसेस क्या रहता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ प्रेसिडेंट को अपना वो कर सकते हैं, ठीक है, रिमूवल रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ओके, रिमूवल कंडीशंस एक तरीके से कैसे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सेम सुप्रीम कोर्ट के जज जैसा रहता है, और इलेक्शन कमिश्नर को गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है, बट चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन लेना पड़ता है। 6 साल टर्म ऑफ ऑफिस रहता है, 65 साल तक के लिए रहता है। ओके, रीअपॉइंटमेंट अलाउड नहीं रहता। एन इलेक्शन कमिश्नर बिकम चीफ इलेक्शन कमिश्नर इफ टेन्योर कैन नॉट एक्सीड 6 years। ठीक है, ये कुछ कुछ चीजें हैं यहाँ पे, बस इनने चेंज किया कि सीजीआई को हटा दिया था। ऑलराइट, ओके। ईसीआई यूज्ड ईसीआई नेट प्लेटफॉर्म बाय इलेक्शंस कराने के लिए, मतलब जो सीट्स वेकेंट रहती है उसके लिए बाय इलेक्शंस होते हैं। ओके, ये वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर टाइमली वोटर टर्नआउट रिपोर्टिंग। ऑलराइट, मेन मोटिव क्या रहेगा? ये सब डेटास वेटास छोड़ो, अपडेट वोटर टर्नआउट डेटा मतलब 2 घंटे के अंदर पोलिंग डे में वोटर्स कितने लोगों ने वोट किया आउट ऑफ 100%, बोलते हैं ना 20 से 50% 60%, ये 2 घंटे के अंदर रियल टाइम अपडेट करता है। सिर्फ ईसी ऑफिशियल्स को इन डेटा की एक्यूरेसी, मतलब प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ ईसी के ऑफिशियल्स ही इधर डेटा एंटर कर सकते हैं, फिर तो इधर फर्जीवाड़ा नहीं होगा। ओके, फास्टर इंडेक्स कास्ट पब्लिकेशन 72 घंटे रिजल्ट के अंदर दे देता है पूरा, है ना? पोस्टल बैलेट। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पोस्टल बैलेट सिस्टम क्या है। अकॉर्डिंग टू ईसीआई नोटिफिकेशन, ओके, पोस्टल बैलेट देख लेते हैं। अब मान के चलो कोई सर्विस वोटर है, आर्मी में नौकरी कर रहा है, घर से बाहर है, आईएफएस है, इवन एनआरआई को भी रख दिया है, ये अपना वोट कार्ड कर सकते हैं ऑन एन इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव पोस्टल बैलेट, है ना? कहां से पावर डिराइव करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? नहीं। ठीक है, 3 एक्सेप्शंस, आउटसाइड पोलिंग स्टेशन है, नॉन ईवीएम मेथोडोलॉजी, प्रायर टू द, ठीक है, ये अपनी जरूरत नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। फॉर्म 13 14 कोई जरूरत नहीं। कौन कौन एलिजिबल है? सर्विस वोटर, आर्म फोर्सेस। ओके, स्पेशल वोटर्स, ये सब आपके प्रेसिडेंट, इनके स्पाउसेस वगैरह, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, इनके घर वाले वगैरह। 85 की एज ऊपर है या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क हो। प्रिवेंटिव डिटेंशन, भाई देखो अंदर बैठ के प्रिवेंटिव, अगर कोई लॉ के अंदर, लॉ मतलब मान के चलो किसी ने कोई क्राइम किया और प्यूनिटिव डिटेंशन से अंदर गया तो वो वोट नहीं कर पाएगा, बट प्रिवेंटिव डिटेंशन कर पाएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन कंडक्ट सब कर सकते हैं, देखो ना जेल में भी रह के लोग इलेक्शन जीतते हैं, अमृतपाल सिंह बना था एमपी, बट प्यूनिटिव डिटेंशन वाले नहीं कर सकते, प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले वोट कर सकते हैं। ओके, पोस्टल बैलेट से इलेक्शन ड्यूटी ऑफिशियल्स भी कर सकते हैं। क्लियर? स्टेट डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी, देखो अब ये सेंटर स्टेट रिलेशन, फेडरल, ये सारी जो चीजें ना, दे ऑल आर मीन्स में फंसेंगे यार। सेंटर स्टेट रिलेशन, ओके, हाँ, काम की प्री के लिए ये वाली चीज है। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए इंटर स्टेट काउंसिल ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 263 पे प्रेसिडेंट एलोकेट करता है। चेयरमैन कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हु इज द चेयरमैन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल। वैसे ही जोनल काउंसिल रहता है, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन, चीफ मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, इसके चेयरमैन होम मिनिस्टर रहते हैं। नीति आयोग पता हमें, जीएसटी काउंसिल रहता है, स्टेट का 2/3 रिप्रेजेंटेशन रहता है एंड सेंटर का 1/3। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी के रेट्स डिसाइड करते हैं। ओके, 279 ए में है। और डिसेंट्रलाइजेशन आपका पंचायती राज सिस्टम। ओके, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ओके, यू कैन इग्नोर दिस, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह, बस इसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि नया स्टेट कैसे बनता है। उत्तराखंड के 25 साल हो गए। आर्टिकल 3 बताते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ वेरियस बाउंड्रीज कैसे होता है। पार्लियामेंट लॉ बना सकता है एक नया स्टेट बनाने के लिए, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना किसने पार्लियामेंट लॉ बनाया था। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से स्टेट का ऑर्गेनाइज करना, नया स्टेट बनाना, मर्ज करना, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ये बिल किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है। ओके, सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन।
अब ये बिल पार्लियामेंट में लाने के पहले स्टेट से कंसल्ट किया जाता है। अब स्टेट जो भी बोले, स्टेट को एक पर्टिकुलर टाइम दे देते हैं, उसके अंदर बोलना पड़ता है भाई आप चाहते हो कि नहीं। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन रहा है, तो आंध्र प्रदेश को बोल दिया कि भाई आप चाहते हो कि नहीं। स्टेट का जो भी व्यू रहेगा वो पार्लियामेंट पे बाइंडिंग नहीं रहेगा, पार्लियामेंट की इच्छा है। और एक सिंपल मेजोरिटी से अगर बिल पास हो गया तो नया स्टेट बन जाता है या दो स्टेट मर्ज हो जाता है। ठीक है। Okay, fiscal federalism. Okay, these are the provisions of fiscal federalism. Distribution of tax, seventh schedule. Okay, revenue, GST यार पूरा means है। Okay, all means. फाइनेंस कमीशन, अभी आपको ये नहीं पढ़ना, यूट्यूब में मैंने डाल के रखे 16 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन, ये पुराना है। 15 नहीं पढ़ना, 16 वाला पढ़ना है, यूट्यूब में मैंने वीडियो डाल के रखा है, देख लेना है। ओके। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में बनता है, हर 5 साल में प्रेसिडेंट बनाता है। ओके। डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स, इसका काम क्या रहता है? इसका काम क्या रहता है? स्टेट और सेंटर के बीच में टैक्स शेयरिंग के बारे में बताता है। ओके, बट इस टैक्स में सेस एंड सरचार्ज नहीं आते, वो सेंटर रखती है। स्टेट और आपके ग्रांट इन एड वगैरह, सेंटर कितना स्टेट को ग्रांट इन एड देगा वो रिकमेंड करता है, बट रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। ये स्टेट के रेवेन्यूज कहाँ कहाँ से आती है, इकोनॉमी का टॉपिक है। ठीक है, ये सारी चीजें। वाटर डिस्प्यूट मीन्स टॉपिक, नो नीड टू वरी। ओके, पूरा मीन्स टॉपिक है, पूरा ही मीन्स है, बिल वगैरह मीन्स में आता है। अब यहाँ से गवर्नेंस, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज आएगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरे गवर्नेंस इज एक्सक्लूसिवली फॉर मीन्स। आपको इसमें जाने की कॉस्ट बेनिफिट कम आएगा भी, तो एक आध सवाल आता है बहुत ज्यादा जो बर्निंग रहता है ना, वो आप ऐसे ही कर लोगे। वन एक के लिए ये पूरा आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये सब आपके मीन्स 2024 मीन्स में मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखा रहा हूँ, मीन्स में आता है एथिक्स में, भारतीय ना ये सब मतलब ऑनलाइन गेमिंग वगैरह, ये सब मीन्स के टॉपिक्स हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट, ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। गवर्नेंस इज टॉपिक फॉर मीन्स, पॉश एक्ट वगैरह को एकदम आप पढ़ने बैठोगे, मेरी बात मान लो लाला, आप अपना टाइम बर्बाद करोगे। सिमिलरली सोसाइटी, ओके, सोसाइटी, जुवेनाइल जस्टिस, सोसाइटी, आगे सोशल इश्यूज है। आप यू कैन, मैं यहाँ पे लिखित में दे रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिखित में दे रहा हूँ, यू कैन टोटली इग्नोर सोसाइटी, पीटी 365 एंड गवर्नेंस एज वेल। जितना मैंने बताया आप करो, ये लक्ष्मीकांत की समरी में आपको दे दूंगा। ठीक है, यू विल गेट द समरी ऑफ लक्ष्मीकांत इनटू द टेलीग्राम चैनल। ठीक है, बाकी यार इस पे स्टैटिक मैं आपको बोलूंगा कि रादर अगर आपको स्टैटिक अच्छे से पढ़ना है तो वी हैव दिस कोर्स। इंडिविजुअल पॉलिटी का भी कोर्स है, वी ऑल्सो हैव इंडिविजुअल पॉलिटी कोर्स। आप इस इंडिविजुअल पॉलिटी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अलग से। ठीक है। आपको सिविल सोल्जर के इस कोर्स का लिंक, मिशन प्रीलिम्स 2799 का इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्रैक द ट्रैप, जिसका मैंने आपको फीडबैक भी दिखाया, जिसमें लास्ट 46 इयर्स की पीवाईक्यू विद 20 प्लस लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक करा रहा हूँ, इसको इसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाइलाइटेड पीडीएफ फाइल शेयर और लक्ष्मीकांत की समरी भी आई विल शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।